देखिए, इनकम टैक्स में आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। क्या होता है? प्रीवियस ईयर में इनकम को अर्न हम करते हैं, मींस इनकम इज अर्नड हियर। प्रीवियस ईयर में क्या होता है? इनकम हम अर्न करते हैं और जिस ईयर में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या जिस ईयर का टैक्स रेट अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। देखिए, एक साल हमने प्लस कर दिया तो असेसमेंट ईयर हो गया और एक साल हमने माइनस कर दिया तो प्रीवियस ईयर हो गया। जैसे हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या है? देखिए, हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 22-23। क्या है जी? जो हमारा प्रीवियस ईयर है ये है 2022-23। मींस ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 को और खत्म होगा 31 मार्च 2023 को। सिमिलरली जो हमारा असेसमेंट ईयर है ये है 23-24। देखिए, प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे, ये है 22-23। 2022-2023। और जो असेसमेंट ईयर हमें पढ़ना है इसमें एक प्लस कर दीजिए, मींस 2023-24। अब आइए, मोस्ट ऑफ द केसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Most of the cases government collect tax in the previous year itself by way of, गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे टीडीएस काटती है, हमसे एडवांस टैक्स कलेक्ट करती है। क्या करती है जी? गवर्नमेंट हमसे टीडीएस काट लेती है। मींस जैसे ही हम इनकम अर्न करते हैं गवर्नमेंट है ना क्या करेगी? उसी इनकम से कुछ पार्ट एज ए टैक्स डिडक्ट करके हमें पेमेंट करवाती है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें होता है, एक हमारा टीडीएस कटता है और दूसरा हम एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। जिस तरह आप ट्यूशन फी मैं रेंट एडवांस पे करता हूँ उसी तरह हमारी गवर्नमेंट हमसे एडवांस टैक्स लेती है। इसकी जो पेमेंट होती है ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। कैसे होता है जी? क्वार्टरली बेसिस, है ना। मींस पूरे साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया गया है और एक क्वार्टर का टैक्स उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ में पे करते हैं। अब आइए, जो टैक्स हमने प्रीवियस ईयर में नहीं पे किया वो बचे हुए टैक्स को हम असेसमेंट ईयर में पे करेंगे, मींस बैलेंस टैक्स। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? गवर्नमेंट हमसे टीडीएस काटती है या एडवांस टैक्स लेती है और जो टैक्स बच गया, बैलेंस टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द असेसमेंट ईयर बाय वे ऑफ, है ना। गवर्नमेंट देखिए क्या लेती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है अगर हमने शॉर्ट एडवांस टैक्स पे किया है या थोड़ा बहुत अगर अमाउंट कम हमने पे किया है तो वैसे केस में हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स मींस खुद ही कैलकुलेट करके टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। ठीक है जी। मींस असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का सेक्शन जो होता है 140A होता है। इसके अंदर एसएससी खुद ही अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। अब देखिए, हमारे काम का क्या है जो मैंने आपको पहले ही बताया है। देखिए, हमारे काम के लिए ये चीजें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया रेलेवेंट। अगले साल हमारा फिनांस एक्ट बदल जाएगा। देखिए, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब डिपेंड्स करता है हमारे फिनांस एक्ट पे कि कौन सा फिनांस एक्ट हमें पढ़ना है। जो हमारे कमी एग्जाम्स हैं इसमें हमारा फिनांस एक्ट होगा ये 2022 होगा।
इसके हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर बनेगा 23-24, जो कि 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 को खत्म होगा। इसी के हिसाब से हमारा क्या बनेगा, असेसमेंट ईयर मींस प्रीवियस ईयर में जब हम 1 प्लस करेंगे, देखिए प्रीवियस ईयर में जब हम +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाता है असेसमेंट ईयर। और जब असेसमेंट ईयर में हम 1 माइनस करेंगे, जब हम असेसमेंट ईयर में 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा। मींस पिछला साल प्रीवियस ईयर और जिस साल में हम टैक्स पे करेंगे, जिसके रेट को अप्लाई करेंगे, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। देखिए जनरली प्रीवियस ईयर हमारा 12 मंथ का होता है। देखिए प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 डिफाइन करता है हमारे प्रीवियस ईयर को। इट इज अ फाइनेंशियल ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। देखिए प्रीवियस ईयर का नॉर्मल जो स्टार्टिंग डे होगा ये कब होगा, 12 मंथ का होगा, और नॉर्मल स्टार्टिंग डे इसका 1 अप्रैल होगा। कब होगा जी, 1 अप्रैल। सिमिलरली एंड डेट कब होगा, देखिए इसका एंड डेट जो होगा 31 मार्च होगा। It is a year in which income is either arise or generated or earned। ये वो ईयर है जिसमें हमने इनकम को या तो अराइज किया है या अर्न किया है या जनरेट किया है। इट इज जस्ट बैक टू प्रीवियस ईयर। Any income arise from this period is generally taxable in the next assessment year। अब आइए कुछ नए रूल्स हैं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर फॉर बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप। देखिए एक बिजनेस तो पीछे चलते आ रहा है, देखिए जो बिजनेस पीछे से चलते आ रहा है उसके लिए प्रीवियस ईयर पूरा 1 साल होगा, मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन मान लीजिए अभी हमने नया काम स्टार्ट किया, मान लीजिए 18 अगस्त को हमने नया सेटअप स्टार्ट किया, तो आज से लेकर के 31 मार्च 2024 तक हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा। देखिए इफ अ न्यू बिजनेस और प्रोफेशन इज सेटअप, अगर हमने कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया है तो ऐसे केस में जो प्रीवियस ईयर होगा ये होगा बिगिनिंग विद द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेस। देखिए यहाँ पे हम जो डेट लेते हैं ये हम लेते हैं डेट ऑफ सेटिंग। देखिए क्या लेते हैं जी, डेट ऑफ सेटिंग, डेट ऑफ सेटिंग, है ना। इस डेट से लेकर के हम क्या लेते हैं, एंड ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड डेट ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्लियर है। अब आइए देखिए प्रीवियस ईयर का यहाँ पे पूरा डायग्राम से समझाया गया है ना। क्या हो सकता है जी, या तो ये पूरा 12 मंथ का हो सकता है। देखिए 12 मंथ कब होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, है ना, किसमें होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस में होगा। जो हमारी एग्जिस्टिंग बिजनेस है इसमें ये क्या होगा, 12 मंथ का होगा। और जो ये दो केसेज हैं, है ना, ये दोनों केस किसके लिए हैं, न्यू बिजनेस के लिए हैं। देखिए जिस डेट को हमने सेट किया है उस डेट से लेकर के ये दोनों केस न्यू बिजनेस के हैं, न्यू बिजनेस, है ना। इसमें क्या चलेगा, डेट ऑफ सेटिंग टू एंड डेट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब आइए
फर्स्ट प्रीवियस ईयर कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डेट। जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर होता है ये किसी भी डेट से स्टार्ट हो सकता है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर मे बी फॉर 12 मंथ। जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है ये 12 मंथ का भी हो सकता है, उससे कम का भी हो सकता है और उससे ज्यादा का भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वैसे केस में जो हमारा प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन होगा वो 12 मंथ होगा। देखिए एग्जांपल 1 को देखिए, if new business is set up on 1st April 2022 and books is closed on 31st March 2023, then previous year is for 12 month। मान लीजिए कि हमने 1 अप्रैल 22 को नया बिजनेस स्टार्ट किया है और 31 मार्च 23 को बुक्स क्लोज किया है, तो वैसे केस में ये 12 मंथ का होगा। मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल के बाद, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेट कि 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा? देखिए ऐसे केस में जो डेट हमारा होगा 1 जुलाई 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखिए हमारा लास्ट पॉइंट है। इफ न्यू बिजनेस इज सेटअप ऑन 1 अक्टूबर 2022, मान लीजिए नया बिजनेस का सेटअप हमने किया है 1 अक्टूबर को एंड बुक्स डज नॉट क्लोज ऑन 31 मार्च, और हमने अपने बुक्स को 31 मार्च को क्लोज नहीं किया है, ऐसे केस में जो प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन होगा वो 12 मंथ से ज्यादा होगा। ये बहुत ही एक यूनिक केस है, स्पेशल केस है, बट ऐसे केस भी हो सकता है। अब आइए प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। मान लीजिए कोई अनडिस्क्लोज सोर्स है, उसका प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? देखिए अनडिस्क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि एसएससी ने जिस समय रिटर्न फाइल किया था उस समय इस इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया, और जब सर्च एंड सीजर हो गया, क्या हो गया जी? सर्च एंड सीजर हुआ है, मीन छापा पड़ गया, तो वैसे केस में इस इनकम की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो गई, उसी को हम कहते हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। मींस ये जनरली है ना सर्च एंड सीजर के बाद या छापा पड़ने के बाद पता चलता है। अब देखिए अलग अलग आइटम के लिए प्रीवियस ईयर हमारा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए पहला आइटम हमारा है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। देखिए क्या है जी, पहला आइटम हमारा है अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा? द ईयर इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फाउंड क्रेडिटेड। जिस ईयर में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट हमारे बुक्स में क्रेडिट हुआ है वही ईयर प्रीवियस ईयर माना जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के यहाँ है ना आज के डेट में इनकम टैक्स का छापा पड़ा, आज के टर्म में आज के डेट में क्या हुआ है? सर्च एंड सीजर ऑपरेशन हुआ किया गया है, और 2014 में है ना 2014 में उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट हैं, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2014 होगा। Similarly, in case of unexplained investment, the year in which the investment made, अगर मान लीजिए कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट फाउंड हुआ है, तो वैसे केस में जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया था वो ईयर प्रीवियस माना जाएगा। सिमिलरली अनएक्सप्लेन्ड मनी, बिलियन और ज्वेलरी और अवेलेबल आर्टिकल, इन सब में भी क्या होगा? द ईयर इन विच इट इज फाउंड। अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट क्या होगा? द ईयर इन विच द इन्वेस्टमेंट इज मेड। Unexplained expenditure, the year in which it was incurred. Similarly, amount borrowed or repaid on hundi other than by way of account paycheck in excess of 20,000.
द ईयर इन विच द अमाउंट वाज बोरोड और रिपेड। तो ये सेक्शन 68 और सेक्शन 69 के अलग अलग सेक्शन में कवर्ड है। एक चीज और ध्यान रखना है कि सेट ऑफ का जो रूल है वो इन पे अप्लाई नहीं होता है। सेट ऑफ लॉसेज नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट, मनी एक्सेट्रा, chargeable under section 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D, है ना। और ये प्रोविजन हमारा बताया गया है सेक्शन 115 BBE में। अब आइए, सर्टेन केसेज, कुछ ऐसे केसेज हैं जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम ही होता है। मींस जो फंडामेंटल रूल है कि प्रीवियस ईयर के एक साल के बाद असेसमेंट ईयर होगा, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। देखिए, बेसिकली इट इज द एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल। ये क्या है, हमारे एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं। ये हमारे क्या है, एक्सेप्शंस हैं ऑफ जनरल रूल। जो हमारे जनरल रूल्स हैं उनके ये एक्सेप्शन है। In some cases, the assessment year and previous year can be same. कुछ ऐसे केसेज हैं जहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा। ठीक है, आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से आइटम है जहां पे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होगा। देखिए, पहला आइटम क्या है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, जो कवर्ड है सेक्शन 172 में। देखिए, किसकी बात हो रही है, जो एनआरआई है ना। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, जो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं, है ना, और वो शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट नॉन रेजिडेंट है, दूसरा पॉइंट शिपिंग बिजनेस है। In case of non-resident shipping company which has no representative in India, जिनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में नहीं है, any income derived from carrying passengers, livestock, mail or goods shipped at a port in India will be taxed in the year of its earning. Means शिप के जाने से पहले, देखिए शिप हार्बर से जाएगा उससे पहले उन्हें टैक्स पे कर देना पड़ेगा। और ये कितना होगा जी, देखिए इसमें अर्निंग जो मानी जाएगी, ये मानी जाएगी 7.5% ऑफ अमाउंट पेड और पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज विल बी डीम्ड टू बी इनकम। देखिए, जितने का सामान लोड हुआ है या अनलोड हुआ है उसकी 7.5% इनकम मान ली जाएगी। मान लीजिए कलकत्ता हार्बर से एक शिप जा रहा है और कलकत्ता हार्बर में 5 लाख के वैल्यू का सामान चढ़ा, तो 5 लाख का 7.5% इनकम मानी जाएगी। अब आइए, दूसरा हमारा है इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली, जो लोग इंडिया से परमानेंटली जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। इनकम ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया परमानेंटली, और ये कवर्ड है सेक्शन मेरा 174 में। तीसरा देखिए हमारा है ट्रांसफर ऑफ असेट्स विद व्यू टू अवॉइड टैक्स, है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने असेट्स को ट्रांसफर कर रहा है और जिसका पर्पस है टैक्स को अवॉइड करना, तो वैसे केसेस में भी क्या होगा, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम होगा। चौथा देखिए केस हमारा है इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस और प्रोफेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 176। देखिए यहाँ पे लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि असेसिंग ऑफिसर के पास इस वाले केस में डिस्क्रिशन पावर है। देखिए, डिसकंटिन्यू बिजनेस में असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन पावर है कि वो दोनों में से किसी को भी ऑप्ट कर सकता है। देखिए, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर टू बी चार्ज टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर, है ना। अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं, हमें तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स
कलेक्ट कर लेना चाहिए तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट कर लेगा, अदरवाइज वो लिबर्टी दे सकता है कि आप टैक्स अगले असेसमेंट ईयर में पे करें। अब आइए, एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग एनी बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा है तो वैसे केस में 15 डेज के अंदर उसे इस इंफॉर्मेशन को सर्व करना होगा असेसिंग ऑफिसर के पास, है ना। मींस असेसिंग ऑफिसर को नोटिस देनी पड़ेगी कि मैं अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। अब आइए, लास्ट पॉइंट हमारा है इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पीछे हमने दो चीज पढ़ा था, एओपी एंड बीओआई। ठीक है, जब मैं आपको पर्सन को समझा रहा था तब मैंने दो टर्म्स यूज किया था, एक टर्म है हमारा एओपी और दूसरा टर्म हमारा है बीओआई। इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन जुडिकल आर्टिफिशियल पर्सन formed for a particular event or purpose under section 144A। तो एओपी और बीओआई के केस में भी अगर मान लीजिए ये डिसॉल्व हो जाता है तो हमें इसकी टैक्स की पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन करनी होगी, मींस कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ईयर का वेट नहीं करना होगा। अब आइए, असेसमेंट ईयर क्या होता है जी, मैंने क्या बताया था, असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ का होगा। ये भी स्टार्ट होगा हमारे 1 अप्रैल से और एंड जो होगा 31 मार्च को। क्या होगा, ये भी स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और एंड कब होगा, 31 मार्च को। इट इज जस्ट आफ्टर ईयर टू प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर के बाद है ना, नेक्स्ट ईयर है। Assessment year always start from 1st April and it is always a period of 12 month। Assessment year हमेशा ही 12 मंथ का होगा। अब आइए, प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मींस 23-24 के क्या रूल्स हैं वो हमें पढ़ना है, मींस टैक्स के रिगार्डिंग क्या रूल है। देखिए, व्हेन टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज डिटरमाइंड, सबसे पहला काम हमारा होता है किसी भी व्यक्ति के प्रीवियस ईयर के इनकम को फाइंड आउट करना और फिर हम उसके टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पहला स्टेप हमारा क्या होता है जी, टू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एनी पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल में आपने कितना कमाया है। जब हमें ये पता चल गया तब हमें अब टैक्स की कैलकुलेशन करनी होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि टैक्स का रेट क्या है। बेसिकली टैक्स के रेट को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। देखिए, जो टैक्स रेट है जो टैक्स रेट है इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। टैक्स रेट को, टैक्स रेट देखिए, एक है जो गिवन होता है हमारे, है ना। देखिए, एक है जो गिवन होगा, गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। कहां गिवन है, ये गिवन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, है ना। इसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स रेट। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स रेट। दूसरा देखिए हमारा क्या है, जो कि चेंज होता है, मींस देखिए दूसरा टैक्स रेट जो हमारा होता है ये चेंजेबल है। ये देखिए है चेंज ईयर बाय ईयर, चेंज ईयर बाय ईयर, है ना। चेंज ईयर बाय ईयर थ्रू फिनांस एक्ट। देखिए, कुछ तो रेट हमारे गिवन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में और कुछ जो है जो हमारे फिनांस एक्ट के हिसाब से
चेंज होते रहता है। इसको हम कहते हैं जनरल टैक्स रेट। क्या कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं जनरल टैक्स रेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेशल टैक्स रेट क्या है। देखिए स्पेशल टैक्स रेट में एक और खासियत है कि हर एक एसएससी के लिए सेम होगा। क्या खासियत है? कि हर एक एसएससी के लिए सेम होगा, चाहे वो पर्सन हो, है ना, सॉरी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, सबके लिए सेम रहेगा। लेकिन जो हमारा जनरल टैक्स रेट होता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। देखिए पहला हमारा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि कवर्ड है हमारे सेक्शन 112 में, है ना। क्या है जी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो इस पे जो टैक्स रेट लगेगा, इस पे चार्ज किया जाएगा 20% ऑफ सच इनकम। मान लीजिए मैंने अपने बिल्डिंग को सेल कर दिया और मुझे 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी 2 लाख का 20%। सिमिलरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है इन तीनों से, तीन यहाँ आइटम कौन कौन है? इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, और तीसरा होता है यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इन तीनों से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुई है तो इस पे हमारा टैक्स लगता है 10%। और ये तब लगेगा जब हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होगी। मीन्स 1 लाख तक एग्जम्प्टेड है, और अगर 1 लाख से अमाउंट एक्सीड होगा तो हमें 10% टैक्स पे करना होगा, और ये कवर्ड है हमारा सेक्शन 112A में। अब आइए तीसरा देखिए हमारा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ। देखिए इसमें आइटम है इक्विटी शेयर ऑफ इन ए कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, है ना। द कंडीशंस फॉर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस कंसेशनल रेट आर the transaction of sale of such equity share or units should be entered into on or after 1/10/2004। मीन्स ये हमारे कोई बहुत काम की चीज नहीं है। हाँ, मेन हमारा सेकेंड पॉइंट है सच ट्रांजेक्शन शुड बी चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। देखिए जब अपने शेयर की हम सेल परचेज स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा करते हैं तो वैसे केस में स्टॉक एक्सचेंज हमसे एक टैक्स चार्ज करता है जिसको हम एसटीटी के नाम से जानते हैं। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में एसटीटी के नाम से जानते हैं। ये कब चार्ज होता है? जब हम अपने शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं और ये एक्टिविटी किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रही हो, तो इसके लिए हमारा कंसेशनल रेट है, ये है 15%। अब आइए नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 115BB, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स फॉर एनी सॉर्ट। और यहीं पे है गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह, ये सभी कवर्ड हैं सेक्शन 115BB में, और इस पे टैक्स रेट काफी हाइयर है, 30% है ना। कितना है जी? इस पे देखिए टैक्स रेट हमारा 30% है, और यहाँ पे ये 5 आइटम है। मीन्स अगर हम लॉटरी का टिकट खरीदते हैं और लॉटरी जीत लेते हैं तो हमें 30% टैक्स पे करना होगा। अगर हम कोई क्रॉसवर्ड पजल को जीतते हैं, अगर कोई हॉर्स रेस को हम जीतते हैं, कोई अदर तरह का गेम हम जीतते हैं, या कोई गैम्बलिंग, बेटिंग से हमारी कोई इनकम हुई हो, तो इन सभी केस में हमें 30% टैक्स पे करना होगा। और इसके लिए रूल जो हम फॉलो करते हैं सेक्शन 115BB। और जो लास्ट हमारा है ये है सेक्शन 115BBA, जो भी हमने पीछे पढ़ा था अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इन सब के बारे में।
इन सब पे टैक्स रेट हमारा बहुत ज्यादा है, 60% टैक्स रेट है। देखिए, जो पीछे हमने आपको बताया था कि जो इनकम है ना सर्च एंड सीजर के बाद अराइज होती है, मीन जिसको हम अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं, इस पे टैक्स रेट हमारा हाईएस्ट होता है और ये है 60%। यहाँ पे एक और रूल है, देखिए 60% तो हमारा बेसिक टैक्स है, इस पे हम सरचार्ज चार्ज करेंगे, ये हमारा होगा 25%, है ना। फिर हम एजुकेशन से चार्ज करेंगे तो ये हमारा 4% है, ये सब मिला करके ये 68% हो जाता है ना। मेन सेक्शन बीबीई का जो इफेक्टिव रेट है, देखिए इसके लिए एक और हम टर्म यूज करते हैं, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट जो हमारा होता है कम 60%। कितना हो जाता है जी, ये हमारा 60% हो जाता है, और सॉरी 60 नहीं, सॉरी 78% हो जाता है। कितना होता है, 78% हो जाता है। इसका देखिए ब्रेकअप हमारा होता है 60% बेसिक टैक्स, क्या होता है 60% बेसिक टैक्स, और सरचार्ज जुड़ेगा 25%, और इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर हमारा जुड़ेगा 4% सेस। क्या जुड़ेगा, 4% सेस जुड़ेगा। 60 प्लस 25% प्लस 4%, इस तरह से इफेक्टिव रेट बन जाएगा 78%। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस मैं आपको अब अगली क्लास में कराऊंगा, अब मैं क्लास को यहीं पे खत्म करता हूं।